हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी। यहाँ पे सी का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा सी का सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हो। इस पूरे सीरीज़ के अंदर मैंने हर एक छोटे छोटे चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब किया है और हर एक छोटे छोटे चीज़ को मैंने कवर किया है ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसी सीरीज़ के अंदर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सी में ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेटर्स को यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। Audio Jungle. सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेटर्स आखिर होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटर्स इन सी आर द सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को कुछ काम परफॉर्म करने के लिए बोलता है। अभी जब आप ऑपरेटर्स पढ़ोगे ना, कौन कौन से ऑपरेटर्स है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर का काम क्या होता है। बेसिकली हम लोग ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं कंप्यूटेशंस के लिए, मैनिपुलेशन डेटा के लिए और कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो के लिए। ठीक है, दे आर यूज टू परफॉर्म दी कंप्यूटेशंस, मतलब कोई कैलकुलेशन वगैरह करना, उसके लिए यूज़ करते हैं। मैनिपुलेशन डेटा, मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने हिसाब से डेटा में कोई चेंजेस करना हो उसके लिए ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो भी प्रोग्राम का फ्लो है। अब ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप थोड़ा सा अभी ऑपरेटर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स जैसे मैं बताया था, जैसे कि मान लीजिए प्लस एक हो गया। ठीक है, ये एक टाइप का हमारा क्या होता है? ऑपरेटर था, जो क्या काम करने के लिए आता है? जिससे हम लोग एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे एक प्लस ऑपरेटर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे परफॉर्म। मतलब कि ऑपरेटर्स जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड हैं, जो जिस हिसाब से वो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से ये ऑपरेटर्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, ये 5 ऑपरेशन हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में करते हैं। ये बेसिकली हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? यही सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, इन सब का अलग अलग काम होता है और मुझे पता है कि आप में से सारे लोग को इन सारे का काम पता होगा। जैसे कि 2 नंबर को ऐड करना हो तो हम किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइनस ऑपरेटर का। मल्टीप्लाई करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई ऑपरेटर का। ठीक है, और अगर डिवाइड करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? डिवाइड ऑपरेटर का। अब मॉड्यूलस क्या होता है भाई? दिक्कत तो यहाँ आ गई। यहाँ पे परसेंट का सिंबल दिया हुआ है, तो क्या इससे परसेंट निकलता है? बिल्कुल नहीं, मॉड्यूलस मतलब परसेंट नहीं होता है। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? देखिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 5 एक नंबर है और इस 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2 2 जा 4 आया और रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। ठीक है, सही है, ये डिवीजन सबको समझ में आ रहा है, सिंपल सा डिवीजन है। जब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, मतलब कि जब हम लिखेंगे कि 5 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, जब हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? हमको आंसर ये मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कोसेंट। तो जब भी हम ये डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, हमको आंसर क्या मिलेगा? हमको आंसर कोसेंट वाली जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी। ठीक, इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ओके। अगर हम यहाँ पे परसेंट का सिंबल यूज़ करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परसेंट का सिंबल परसेंटेज निकालने के लिए नहीं होता, इसे हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। जब हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 परसेंटाइल 2। ठीक, अगर मैं ये लिखता हूँ तो सेम ये भी डिवाइड ही करेगा, लेकिन हमको रिमाइंडर निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? रिमाइंडर। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा 1। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन जब मैं ये यूज़ करूँगा मॉड्यूलस सिंबल, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा? क्योंकि हमको ये क्या निकाल के देता है?
कोसेंट निकाल के देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब आइए हम लोग प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक एक ऑपरेटर को, एक एक अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म करके देखते हैं अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, Ctrl+Shift+N लिखते हैं, एक हमारी फाइल बन गई। इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से .c कर दिया। ठीक है, अब ऊपर हम लोग अपना हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। और उसके बाद हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जो भी अपना कोड है वो कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, और हमारा मॉडुलस का सिंबल होता है। ठीक है, ये 5 हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट a = 90। ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 वेरिएबल या 2 वैल्यू होने चाहिए। मान लो आपको प्लस करना हो, तो प्लस करने के लिए आपके पास 2 वैल्यू होना चाहिए ना। माइनस करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मॉड्यूलस निकालने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 वैल्यू होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो हमको एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, b = 78। ए की वैल्यू हमारी 90 हो गई, बी की वैल्यू हमारी 78 हो गई। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ वगैरह आ रही होगी, तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी जगह यहाँ पे अभी आया हूँ जहाँ पे वीडियो बनाना जरूरी है, पर यहाँ पे शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो कंट्रोल करते हैं उसको, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास ए एक वैल्यू है, ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर 90 वैल्यू है, बी एक वेरिएबल है जिसके अंदर 78 वैल्यू है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल भी हो सकता है, बट डायरेक्ट हम लोग प्रिंट एफ में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंटीजर मैंने बनाया है, तो इंटीजर में पॉइंट वैल्यू नहीं ला सकते हैं आप, ये सारे डेटा टाइप के साथ परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ लिखता हूँ। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम जब ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा। इंटीजर मतलब इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर या फिर 0। ठीक है, इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। बेसिकली पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं, नेगेटिव नंबर जितने होते हैं और 0 होते हैं, और डेसिमल में वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, डेसिमल में वैल्यू नहीं होती है, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं होती है। इंटीजर में हमारा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिखेंगे, परसेंटाइल डी लिखेंगे। परसेंटाइल डी लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, a + b लिख देते हैं। पहला हमारा प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, a + b। ठीक, एक तरीका ये है, बट यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 168 आया जब मैंने 2 वैल्यू को ऐड किया, 90 और 78 को ऐड किया तब। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, किसके नाम से, रिजल्ट नाम से। रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसी के अंदर हम अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सम नेम से। ठीक है, सम नेम में हम क्या करेंगे, अपने एडिशन को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम = a + b। ठीक, वही काम करता हूँ जो मैंने यहाँ पे काम किया ना, वही काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, सम वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं सम को। ठीक है, डायरेक्टली। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन, एक मैसेज में पास कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 90 आएगी, बी की वैल्यू 78 आएगी, दोनों को ऐड करके सम में भेज देगा, और सम हमारा यहाँ पे इस प्रिंट एफ की मदद से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एडिशन = 168 हमारा आंसर आ गया है। एक चीज़ और, यहाँ पे परसेंटाइल डी आपको जरूर यूज़ करना है, जिसको हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, जो मैंने स्कैनएफ वाले वीडियो में, प्रिंट एफ वाले वीडियो में डिटेल में समझाया था। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो वीडियोस आपको इसी सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स लिखा होगा। तो ये परसेंटाइल डी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली एक छोटा सा बता देता हूँ, यहाँ पे परसेंटाइल डी क्या करता है, सम में जो वैल्यू है उसको उस जगह पे प्रिंट करा देगा, आप जहाँ पे भी लिखोगे। अगर इस परसेंटाइल डी को मैं हटा दूँ यहाँ पे और उसको मैं लिख दूँ इसके बीच के अंदर, ठीक है, एडिशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो हमारी वैल्यू ये पहले प्रिंट होगी, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटाइल डी की जगह जो हमारे वेरिएबल में वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर हमारा TION प्रिंट होगा। आप देखिए खुद यहाँ पे बीच में हमारा 168 प्रिंट हो गया ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम जहाँ पे भी परसेंटाइल डी लिखेंगे वहाँ पे हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो परसेंटाइल डी किसके लिए होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, और सब में हमारा क्या आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे प्लस हो गया। अगर हमको माइनस करना हो तो क्या लिखेंगे, एक और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, सब्ट्रैक्ट नाम से SUB लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं SUB = A - B। ठीक, सिंपली यही कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के लिए मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये आ गया।
यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम बैकस्लैश n लगा देते हैं ताकि हमारी यहीं से वैल्यू प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाए, और यहाँ पे लिख देते हैं SUB। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सम को प्रिंट करा है, फिर सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करा है। अभी मैं रन करा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगाना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशन हमारा 168 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हमारा 12 आ रहा है। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। वैसे ही अगर हमको मल्टीप्लाई प्रिंट कराना तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं PROD नाम से। यहाँ पे लिख देता हूँ PROD इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल यूज है, इसे एस्ट्रिक का सिंबल बोलते हैं, एस्ट्रिक का सिंबल है। ठीक है, आप क्रॉस नहीं यूज करेंगे, आप एस्ट्रिक का सिंबल यूज करेंगे जो आपको यहाँ पे 9 के ऊपर दिया होगा। ठीक है, जो आपका राइट साइड में नम की होता है ना सारे, उसी में दिया होगा 9 के ऊपर आपका एस्ट्रिक का सिंबल। तो ध्यान रखिएगा, आपको एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ करना है, ना कि आपको ये एक्स यूज़ करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी प्रिंट कराना है। सिंपली इसी को कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PROD। ठीक है, PROD मैंने लिख दिया। बेसिकली होगा क्या, A इंटू बी करेगा, A इंटू बी करने के बाद उसको किसके अंदर भेज देगा, PROD वेरिएबल के अंदर भेज देगा, और उसी वेरिएबल को मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे भी हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश n लगा लेते हैं, ताकि ये वाला वैल्यू प्रिंट करने के बाद, ये वाली लाइन चलने के बाद ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाए और नेक्स्ट लाइन में हमारा ये वाला आंसर प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर मैक्सिमम किस में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है। मान लीजिए 5 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, तो अगर आप आंसर पूरा डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बना रहे थे ना रिजल्ट के लिए, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट बना लेंगे। हमारे पास डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है। जब भी आप डिवीजन का सिंबल यूज करेंगे, मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div2। ठीक है, div2 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का। ध्यान से समझिएगा, div1, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब एक मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाया div1 नाम से। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसको भूलिए, अभी फ्लोट वाले को भूल जाइए, अभी div1 वाले हम लोग वेरिएबल पे आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने सारे नॉर्मली किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div1 इज इक्वल टू, बस जस्ट ये वेरिएबल का नाम है, div1 में दिया ना, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं div1 दिया हूँ। ठीक, हम क्या करते हैं, A डिवाइड बाई B करते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 90। अगर 78 से डिवाइड होगा तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। इसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ division1 %d। % मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो div1 बना है, जिस वेरिएबल को प्रिंट कराने वाले हैं, वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक है, कॉमा देते हैं, div1 को प्रिंट कराते हैं। ठीक, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं लाइन चेंज करता हूँ, 2 बार लाइन चेंज करता हूँ, 2 बार मैं यहाँ पे लाइन चेंज करता हूँ। ठीक है, क्यों 2 बार लाइन चेंज करता हूँ, ताकि डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं भैया। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, अब मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे हमारा division1 में आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, क्यों 1 आया, क्योंकि आप 90 को 78 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा ना। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें 90 को डिवाइड करता हूँ किससे, 78 से। ये 78 से डिवाइड किए, आंसर देखिए कितना है, 1.158384 ऐसे करके हमारा ये आंसर आ रहा है। बट हमको आंसर क्या प्रिंट हो रहा है, बस 1 प्रिंट हो रहा है। क्यों 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने जो आंसर स्टोर करा है वो किसके अंदर करा है, इंटीजर वेरिएबल के अंदर करा है। ध्यान से देखिएगा, इंटीजर वेरिएबल div1 है, और div1 के अंदर हमने प्रिंट करा है। और इंटीजर वेरिएबल किसको स्टोर करता है, केवल पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को स्टोर करता है। ठीक है, हम इसमें इंटीजर वेरिएबल में किसी भी टाइप के डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दे रहा है, ये पॉइंट वाले वैल्यू को इग्नोर कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है इसको, बस हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। मान लीजिए हमको यही आंसर पूरा चाहिए, पॉइंट सब चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, डिवाइड होने के बाद आएगा क्या, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे उसके लिए फ्लोट वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली करेंगे क्या, देखिए ध्यान से,
हम यहाँ पे लिखेंगे div2 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी। अब की बार हमने जो आंसर स्टोर करा हुआ है किस में स्टोर करवाया है, एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर। तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो किस में स्टोर करवा देगा, यहाँ पे div2 के अंदर। div2 हमारा किस टाइप का है, फ्लोट डेटा टाइप का, तो ये पॉइंट को स्टोर कर सकता है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, देखिए यहाँ पे मैं div2 कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परसेंटाइल f होगा, ठीक है। क्यों परसेंटाइल f होगा, क्योंकि हम फ्लोट वेरिएबल, div2 हमारा क्या है, फ्लोट वेरिएबल है ना, इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटाइल d की जगह परसेंटाइल f लिखेंगे। यहाँ पे मैं /n कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं /n कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें करने के बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, मैंने बताना भूल गया। अब मैंने एक टर्म पढ़ा था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना। हम लोग आंसर तो स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल के अंदर, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिवीजन हो रहा है ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिना टाइप कास्टिंग का मैं आपको पहले आंसर दिखा देता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ, यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ रहा है, 1.0000 आ रहा है, बट अभी भी हमारा वो आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये आंसर नहीं आ रहा है ना। ये आंसर लाने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भैया जो तुम डिवाइड कर रहे हो उसको भी फ्लोट में डिवाइड करो। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट का, मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ये डिवीजन जो हो रही है वो किस में हो, फ्लोट डिवीजन में हो। ठीक है, तो ये हमारा टाइप कास्टिंग हो गया। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद अब देखो हमारा आंसर किस में आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1.538 ऐसे करके हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमको कैसे पता चलेगा कि मुझे टाइप कास्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। आप धीरे धीरे जैसे ही कोड करते जाओगे ना, आप मेरी बात मानो, सारी चीज़ें आप आसानी से कर लोगे। मैंने भी ये चीज़ें करते करते सीखी ना, तो आप भी सीख जाओगे। अभी बस आप इतना चीज़ें समझो, ठीक है, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बस उसको समझो, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एक सिंबल बचा जो हमारा मॉड्यूलस का सिंबल है, तो हम लोग यहाँ पे उसको स्टोर करना। अब देखिए रिमाइंडर कभी भी हमारा डेसिमल में नहीं हो सकता, ये बात तो आपको पता है। कोई भी रिमाइंडर डेसिमल में नहीं होता है, तो ये हमारा कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, हमारा यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। और इसको स्टोर कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, rem इज इक्वल टू ए परसेंटाइल या ए मॉड्यूलस बी बोलते हैं इसे। ठीक है, ए मॉड्यूलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। ये हमको क्या निकाल के देगा, ये हमको निकाल के देगा रिमाइंडर। तो 90 को अगर 78 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका 12, हाँ 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 12 बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर 12 आ रहा है कि नहीं। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे div2 की जगह क्या प्रिंट कराते हैं, rem को प्रिंट कराते हैं, जो कि हमको रिमाइंडर निकाल के देगा। और rem हमारा कौन सा डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप है, इसलिए मॉड्यूलस डी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डिवीजन की जगह क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मैंने लिखा। अब इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद हमारा आंसर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 12। 12 क्या आ रहा है, 12 रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर है भाई, रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ओके, एक टाइम हम वैल्यू यहाँ पे और चेंज करा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 + 2 7 आएगा। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 - 2 3 आएगा। इसका आंसर 5 × 2 10 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी इसका आंसर हमारा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि हमको इंटीजर देगा, पॉइंट को इग्नोर कर देगा। इसका आंसर कितना आएगा 2.5, और इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, एक बार हम करके देखते हैं। देखिए 7 आया, 3 आया, 10 आया, 2 आया, 2.5 आया, और आंसर हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आया। ठीक है, तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो अब भी जाओ प्रैक्टिस करो इन सारी चीज़ों का, और हम लोग इसके बाद अगला ऑपरेटर अपना पढ़ेंगे। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑपरेटर है सी का, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आखिर क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर, आइए समझते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू को कंपेयरिंग करना। दे रिटर्न इधर ट्रू 1 और फॉल्स 0 बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑपरेशन। या तो वो ट्रू आंसर रिटर्न करेंगे या तो वो फॉल्स आंसर रिटर्न करेंगे। ट्रू आंसर मतलब 1, फॉल्स आंसर मतलब 0। ठीक है, या तो वो 1 रिटर्न करेंगे या फिर 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, जैसे मैथ में सबसे पहला हमारा ऑपरेटर पहले देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है वो इक्वल टू ऑपरेटर। हम लोग मैथ में लिखते थे a = b। अभी हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम मैथ लैंग्वेज की बात कर रहे, मैथ की बात कर रहे। ठीक है, मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स में a इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, a जो है हमारा वैल्यू है वो b के बराबर है। बट अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू 25 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि a के अंदर 25 जा रही है, मतलब जो हमारी ये राइट साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वैल्यू के अंदर शिफ्ट करती है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स b तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि a b के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि b की वैल्यू हमारी a के अंदर क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अगर b में हम कुछ रख रहे हैं जैसे कि b इक्वल्स 29 है, ठीक, और a हमारा जो है इक्वल्स b है, तो इस केस में हमारा a b के बराबर नहीं होगा, a की हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 29। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का जो प्रोग्रामिंग है उसमें सिंगल इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन अगर वही हमको इक्वालिटी चेक करनी रहेगी कि क्या दो वैल्यू बराबर है या कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। जैसे अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ए बी के बराबर है कि नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी, इस तरीके से। वैसे ही मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू है, हम लोगों ने ए में लिखा 20, ठीक, और एक हमारा बी वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं 29। अब इन दोनों वैल्यू बराबर है, अगर मैं ये पूछूं आपसे ए इक्वल्स बी है तो आप क्या बोलोगे, नहीं, मतलब आंसर नो है, मतलब फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए। क्यों 0 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग जो है हमारा कंप्यूटर 0 1 समझता है, तो वो ट्रू फॉल्स तो प्रिंट करेगा नहीं, या गलत सही तो प्रिंट करेगा नहीं, वो क्या बोलेगा, सिंपली 0। हमको समझना है कि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। अभी हम इसको कोड करके भी देखेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक एक ऑपरेटर को पढ़ लेते हैं। तो जब इक्वालिटी चेक करना हो तो इक्वालिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये उल्टा आंसर रिटर्न करता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे वैल्यू है a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 29। मैं आपसे बोलूँ a जो है b के बराबर नहीं है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, a b के बराबर कहाँ है, मतलब आंसर क्या है इसका, ट्रू है। ठीक है, ट्रू मतलब 1 आंसर आएगा इसका। समझ में आया। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि दो एक्सप्रेशन जो है आपस में बराबर नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है तो आंसर ट्रू है, अगर बराबर है तो आंसर फॉल्स आएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई, ओके ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो दो वैल्यू है, मतलब ये पहला और दूसरा, ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हमारा ये क्या है, ये हमारा है लेस देन। लेस देन का सिंबल है कि मतलब ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू से क्या है, छोटी है, तो सिंपल ये आप समझ लोगे। दूसरा हमारा क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब क्या, जो हमारा ए वाला वैल्यू है वो दूसरे वाले वैल्यू से क्या है, बड़ा है। जो हमारा पांचवा ऑपरेटर है वो हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी हम लोग वैल्यू दे देते हैं 29, ठीक। एक हमारा वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं 0 3 या फिर 3, सिंपल सा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज़ लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब ये होता है या तो a की वैल्यू b से कम होगी या फिर a की वैल्यू b के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, 29 है, तो क्या a की वैल्यू b से कम है, नहीं है भाई। इसी का दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि क्या a की वैल्यू b के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा फॉल्स, मतलब कि 0। ठीक, वैसे ही अगर मैं लिखूं हमारा जो छठवां ऑपरेटर ठीक उसी का उल्टा है, क्या a की वैल्यू b के बड़ी है या फिर b के बराबर है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो a की वैल्यू जो हमारी है b से बड़ी है, तो यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कोड की मदद से समझते हैं, देखिए कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसे, और इसका मैं नाम रख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं इंट मेन, और उसके बाद हमारा ये, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं a इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू दे देते हैं 89, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं b जिसकी वैल्यू दे देते हैं 90। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मतलब a और b की वैल्यू कैसे दी जा रही, मैंने वेरिएबल्स पढ़ाया था आपको अच्छे से, ओके। सो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ लिख लेता हूँ। प्रिंटफ लिखने के बाद
परसेंटाइल डी लिखता हूँ, कॉमा लिखते हैं हम लोग और लिखते हैं ए इक्वल्स बी। ठीक, मतलब कि क्या ए बी के बराबर है? तो जो कंप्यूटर का हमारा लैंग्वेज है उसमें या तो 1 आना चाहिए या फिर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली हमारा, तो इतना आपको समझ में आ रहा है। परसेंटाइल डी मैंने क्यों लिखा? परसेंटाइल डी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद या तो हमारा 1 प्रिंट होगा, हमारा 0 प्रिंट होगा, जो कि हमारा क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटाइल डी सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब कि ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ना, ए 89 है, बी 90 है, तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, इसको मैं 90 और 90 कर देता हूँ। अब हमारा आंसर इसका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं सिंपली इसको रन कराता हूँ और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आंसर आपको 1 या 0 में ही देगा। उसी के बेसिस पे हम आगे बहुत सारे कैलकुलेशन करने वाले हैं। बस आप इतना समझिए कि इसका काम हो कैसे रहा है। ठीक है, आगे मैं कैलकुलेशन आपको बताऊँगा, ऑपरेटर को यूज़ कैसे करना है, आप आसानी से सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑपरेटर हमारा हो गया। दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, प्रिंटफ लगाते हैं, परसेंटाइल डी लगाते हैं इसके लिए भी, कॉमा हम लिखते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं भैया है, तो आप गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉल्स आना चाहिए। ध्यान से समझना, क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं भैया ए बी के तो बराबर है। मतलब ये जो आप कह रहा है, ये जो सेंटेंस कह रहा है गलत कह रहा है, मतलब आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं भैया 0 आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है ना। ओके, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, इतना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप वैल्यू चेंज करके भी चेक करना चाहते हो तो वैल्यू चेंज करके भी चेक कर सकते हो। बेसिकली ए बी के बराबर नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। तो हाँ, देख रहे भैया ए बी के बराबर नहीं है, मतलब ये सेंटेंस तो सही बोल रहा है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, अब ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अब मैं रन कराऊंगा तो 1 आएगा हमारा आंसर, देख सकते हो 1 मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई तो, नहीं आ गई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट ऑपरेटर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, परसेंटाइल डी कॉमा ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक, क्या ए बी से बड़ा है? आप देखो यहाँ पे, क्या ए बी से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, मतलब 0। एक बार हम करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सिंपल सा। ठीक है, आप सोचोगे यार 0 1 आ रहा है, इससे हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आगे प्रोग्राम आपको करवाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों 0 और 1 की ज़रूरत पड़ रही है। बेसिकली अगर 0 कंप्यूटर लिख रहा है तो वो समझ रहा है कि हाँ ये चीज़ें फॉल्स है। वो अगर 1 लिख रहा है कंपैरिजन करने के बाद, तो वो समझ रहा है कि हाँ ये 1 लिखने के बाद ये चीज़ें ट्रू है। ठीक है, वो कंप्यूटर समझता है। उसी के बेसिस पे हम आगे कई सारे क्वेश्चंस या कई सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए आप अभी बेसिक सिंटेक्स को समझिए। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर का भी यूज़ करके देख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए इज़ स्मॉलर देन बी। ठीक है, सिंपली लिखते हैं, क्या ए बी से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। क्या आ रहा है आंसर, ट्रू आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर और है, जो हमारा है प्रिंटफ। सबसे पहला हमारा है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब ये होता है कि क्या ए बी से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। या तो बी से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या ए बी से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। क्या उसके बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, कॉमा मैंने नहीं लगाया, कॉमा लगा देते। और यहाँ पे फिर से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक, एक बार मैं इसकी वैल्यू बराबर कर देता हूँ। ए बी से तो बड़ी नहीं है ना, देखो ए बी से बड़ी नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू बी के तो बराबर है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक, सिंपल सा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू थी हम 9 और 90 रख देते हैं इसको। और हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है प्रिंटफ लगाते हैं, और यहाँ पे परसेंटाइल डी लगा के कॉमा ए इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू बी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, या तो ए की वैल्यू बी से कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से कम है ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू आ रहा है ना। सो गाइस, यहाँ पे ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर के बेसिस पे हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भी हम ऑपरेटर आगे पढ़ने वाले, तो उन ऑपरेटर्स के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, जो हम लोग के पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर है।
ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑपरेटर हमारा एंड, दूसरा हमारा ऑपरेटर है और ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, और तीसरा हमारा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। तो आइए इन सबको समझते हैं। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन और नेगेट द रिलेशनल एक्सप्रेशंस। रिलेशनल एक्सप्रेशंस कौन कौन से थे, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें इक्वल टू जिसमें हम लोग कंपेरिजन करते हैं, सिंपल सा मतलब है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है उसी के साथ हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका और कैसे यूज करते हैं। दे आर यूज टू बिल्ड द लॉजिकल एक्सप्रेशंस दैट इवेल्युएट टू ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कंडीशन दिए हुए हो या 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ए की वैल्यू हमारे पास 20 है और एक हमारे पास बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास 19 है। ठीक, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 19। मैं आपसे बोलूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा हमारा ट्रू। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि बी इज़ ग्रेटर देन ए तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, इसका आंसर हमको मिलेगा फॉल्स। बट मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक और ऑपरेशन हो या एक और वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 29 दे देते हैं। ठीक, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 19 और सी की वैल्यू 29 है। मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड, ठीक, यहाँ पे समझ लीजिए ए एंड डी लिखा हुआ है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। आप क्या बोलोगे इसमें, आप ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि क्या ए बी से बड़ा है। ठीक है भाई, ए तो बी से बड़ा है, ये पहला एक्सप्रेशन तो हमारा ट्रू हो गया। बट दूसरा क्या ट्रू है, बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है, नहीं, बी सी से बड़ा नहीं है। तो एंड ऑपरेटर जो होता है उसमें ये बोला जाता है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, जैसे कि एक हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया और एक हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया, अगर एक एक्सप्रेशन से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो और सारे एक्सप्रेशन या सारे कंडीशन, जितने भी सारे कंडीशन दिए हुए हो वो सारे कंडीशन हमारे ट्रू आते हैं, तो हमारा जो पूरा स्टेटमेंट का आंसर होगा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए हम लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करें, तो इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए। ठीक, यूज़र आईडी के साथ हमको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए हमको। सपोज कि आप यूज़र आईडी सही डाल रहे हैं बट पासवर्ड आपका गलत आ रहा है, तो उस केस में आप लॉगिन हो पाओगे, बिल्कुल नहीं लॉगिन हो पाओगे। उसमें कंडीशन क्या लगा है, कंडीशन ये लगा हुआ कि आपका यूज़र आईडी भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। दोनों अगर आपका मैच कर जाता है तभी आप लॉगिन हो पाओगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। तो मतलब 2 कंडीशन है कि जहाँ पे यूज़र आईडी जो आपने एंटर की थी वो यूज़र आईडी जो आपने यूज़र आईडी बनाई थी उस यूज़र आईडी से मैच होनी चाहिए, और जो आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो पासवर्ड जो आपने पासवर्ड एंटर किया उस यूज़र आईडी की उस पासवर्ड से मैच होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन हमारे ट्रू होंगे तब हमारा क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल होगा। सेम उसी तरीके से और भी कई सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन रखते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स की बात कर लें कि हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया। ठीक, ये बोला जाए कि अगर आप हिंदी में पास हो जाए, इन सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो क्या आप पास हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको हिंदी में भी पास होना है, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, साइंस में भी और सोशल साइंस में भी, इन सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है, तभी आप क्या हो पाएंगे, आप पूरा पास कहलाएंगे। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि जितने भी हमारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो सारे एक्सप्रेशन अगर ट्रू होते हैं, मतलब सही होते हैं, तभी हमारी पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कहलाएगा। उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस केस में देखिए क्या ए बी से बड़ा है, ठीक है भैया, ए हमारा 20 है, बी 19 है, ए बी से बड़ा है, ठीक, तो ये तो ट्रू हो गया। बट क्या बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, बी की 19 है, ये 29 है, बी सी से बड़ा नहीं है। एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया। इसमें क्या कह रहा है, ए बी से बड़ा होना चाहिए और बी सी से, दोनों कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा कंडीशन क्या होगा, फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर समझ में आया। एंड ऑपरेटर में जितने भी सारे एक्सप्रेशन, जितने भी सारे कंडीशन दिए रहते हैं वो सारे कंडीशन हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ठीक, अभी हम लोग इसका कोड का एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, बट फिलहाल हम लोग समझते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। और ऑपरेटर मतलब हमारे पास 2 कंडीशन दिए हैं, उसमें से कोई एक सही होना चाहिए। जैसे कि कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे। ठीक,
फेसबुक हम लोगों ने क्या किया, एक अकाउंट बनाया जहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट भी ऐड है और हमारा ईमेल भी ऐड है, दोनों चीज़ें ऐड है। तो हम या तो कॉन्टैक्ट नंबर का यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, या फिर ईमेल का, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा ऑपरेटर लगता है, और ऑपरेटर, या तो मोबाइल या फिर ईमेल। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, बी की वैल्यू हमारे पास 16 है और सी की वैल्यू हमारे पास 29 है। ठीक, यही वैल्यू लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और का सिंबल हमारा ये होता है, ठीक है, एंड सी इज स्मॉलर देन बी। अब ध्यान से देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा या तो ए बी से बड़ा होना चाहिए या सी बी से छोटा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। तो क्या ए बी से बड़ा है, ए हमारा बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, हालांकि हमको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही एक कंडीशन ट्रू हुआ हमारा सारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सी हमारा बी से छोटा है, सी की वैल्यू बी से छोटी नहीं है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर जितना भी कंडीशन हमारा दिया हुआ है उसमें से कोई एक भी अगर सही हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाएगा, पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू कहलाएगा। जैसे कि ए बी से बड़ा हो गया तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। ठीक है, भले एक हमारा फॉल्स हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर कहता है कि हमारे पास जितने भी कंडीशन है उन कंडीशन में से भैया कोई एक सही हो जाना चाहिए। अगर कोई एक सही हो गया तो मैं सारे स्टेटमेंट को सही मान लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारा ठीक उल्टा कर देता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कहता है, अगर फॉल्स है तो उसको क्या कहता है, ट्रू कहता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा झूठ बोलता है, सिंपल सा मतलब। जैसे देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ए की वैल्यू हमारे पास 190 है, ठीक, बी की वैल्यू हमारे पास 200 है और सी की वैल्यू हमारे पास 40 है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, आप क्या बोलोगे, ए बी से बड़ा है, तो ए हमारा कितना है 190, बी हमारा कितना है 200, तो ए बी से बड़ा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा फिर से अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी और आगे लगा देता हूँ नॉट का सिंबल, ये सिंबल हमेशा आगे लगता है, कहाँ लगता है, हमेशा हर एक्सप्रेशन के आगे, तो ये ब्रैकेट में दोनों हो गया। अब ये कह रहा है क्या ए बी से बड़ा नहीं है, तो देखिए ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए क्या है, क्या रहा है। यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का उल्टा क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बी से बड़ा नहीं है, तो भैया यहाँ पे भी तो वही है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू बोल रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं वहाँ नहीं गया था, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। अगर हमने नहीं गया था तो वो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, मैं बोलूँ हमारा सी बी से छोटा नहीं है, ठीक, अब देखिए सी हमारा बी से छोटा नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी है 40 है, बी की वैल्यू कितनी है 200 है, तो सी बी से छोटा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सी बी से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता, मैं सिर्फ लिखता सी जो है हमारा बी से छोटा है, सी हमारा बी से छोटा है तो सी की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 200 है। ठीक है भैया, तो ट्रू कह रहा है, लेकिन मैं नॉट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सी बी से छोटा नहीं है, नहीं ये तो छोटा है, तो इसका हमका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। आई होप कि आपको तीनों थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने कोड ब्लॉक के ऊपर ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे सिंपली कोड ब्लॉक में मैंने एक पेज बना लिया लॉजिकल ऑपरेटर डॉट सी नाम से, जिसमें हमारा बेसिक सी का स्ट्रक्चर आ गया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, जिसमें हमारा एंड आता है, जिसका सिंबल हमारा क्या होता है, एंड परसेंट का सिंबल 2 बार। उसके बाद हमारा एक ऑपरेटर आता है और, जिसका सिंबल क्या होता है ये, और तीसरा हमारा सिंबल होता है नॉट, जिसका सिंबल हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। आइए इसको एक बार करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए, जिसकी वैल्यू मैं 900 रखता हूँ। इसके बाद बी, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 89 रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं सी, जिसका वैल्यू मैं 87 रखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ 87। 3 वेरिएबल हमारे पास बन गए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। मैं बोलता हूँ कि ए जो है हमारा बड़ा है किससे, बी से, और बी हमारा छोटा है सी से। इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए हमारा जो आंसर है ट्रू फॉल्स में कैसे आएगा, या तो 1 प्रिंट होगा या फिर 0 प्रिंट होगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, हाँ भैया ए की वैल्यू बी से बड़ी है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, बी इज़ स्मॉलर देन सी, क्या बी सी से छोटा है, नहीं। तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों, पहला एक्सप्रेशन ये और दूसरा एक्सप्रेशन ये, दोनों हमारे सही होने चाहिए, चाहे जितने भी दिए हों सारे ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा ट्रू होगा। बट इस केस में क्या है, इस केस में हमारा पहला वाला तो ट्रू है, लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है, फॉल्स हो जा रहा है ना, क्योंकि बी की वैल्यू हमारी सी से छोटी नहीं, सी से बड़ी है, बट इसके हिसाब से सी बी की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसका आंसर ये ट्रू, ये फॉल्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। चलिए देखते हैं फॉल्स की जगह यानी कि 0। तो आइए देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 हमारा प्रिंट हो गया, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब मान लीजिए, अभी देखिए ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ ऐसे, बट हम इसको ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम इसको कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं। बट बेसिक आप समझिए कि एंड ऑपरेटर हम यूज़ कब करते हैं, आगे मैं जब आपको प्रोग्राम बताऊंगा तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि ये ट्रू फॉल्स प्रिंट हो रहा है, मतलब ट्रू फॉल्स कंप्यूटर अपने हिसाब से 1 और 0 के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको बोलूँ कि ए की वैल्यू सी से बड़ी है, यहाँ पे क्या बोला, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, मतलब कि 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जितने चाहे उतने एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं। मैं एक और एंड लगा देता हूँ, एंड मैं एक और कंडीशन देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ए, मैं बोलता हूँ बी प्लस सी इज़ स्मॉलर देन ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम बी और सी को जोड़े, बी और सी को मतलब 89 को जोड़े और 87 को जोड़ के अगर हम ए से कंपेयर करते हैं, फिर भी हमारे इन दोनों का ऐड का भी वैल्यू क्या होगा, ए से कम होगा। तो ठीक है भैया, 89 87 को जोड़ेंगे फिर भी 900 के बराबर तो नहीं होगा, तो मतलब ये भी हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बट आप ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ इन सबके बीच में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, और बी प्लस सी की वैल्यू ए से छोटी है, बी प्लस सी की वैल्यू ए से छोटी होनी चाहिए। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आइए प्रिंट करके देखते हैं, ये वाले प्रिंट के आंसर क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। और अगर मैं इस साइन को उल्टा कर दूं तो ये हमारा ये वाला तो ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, बट ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तीनों, मतलब कि एंड ऑपरेटर में जितने भी कंडीशन दिए जाते हैं सारे ट्रू होने चाहिए, लेकिन एक फॉल्स हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कि हमारा सारा कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे समझते हैं और ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है। और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है कि हमारे पास जितने भी कंडीशन है उसमें से कोई एक भी सही हो जाए तो मैं सही मान लूँगा। अच्छा, इसी में हम देख लेते हैं, हमारा ए बी से बड़ा है, ठीक, ए सी से बड़ा है, ठीक, लेकिन ये वाला कंडीशन क्या है, बी प्लस सी ए से बड़ा नहीं होगा। हम बी प्लस सी को अगर जोड़ दें, 89 प्लस 87 दोनों को जोड़ दें, तभी भी वो ए से बड़ा नहीं होगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो अगर मैं एंड की जगह पे और ऑपरेटर लगा दूं इस तरीके से, तो ये क्या कहेगा, या तो ये सही कर लो, या तो ये, या तो ये, तीनों में से कोई एक सही हो जाना चाहिए। तो तीनों में से हमारा ये भी सही, ये भी सही, और ये गलत है, बट फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। आइए देखते हैं, देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तीनों में से कोई एक सही हो जाए तो ट्रू है, लेकिन अगर तीनों फॉल्स हो जाए, अगर मैं तीनों को फॉल्स कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बिल्कुल नहीं। ए सी से छोटा है, क्या ए सी से छोटा है, बिल्कुल नहीं। क्या बी प्लस सी ए से बड़ा है, बी प्लस सी ए से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। तीनों कंडीशन हमारे फॉल्स हो गए। इस केस में हमारा और ऑपरेटर भी क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। और ऑपरेटर कहता है कि आपके पास जितने भी कंडीशन है उसमें से कोई एक भी सही हो गया तो मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा, या मैं आप बोलूँगा कि वो स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर सारे फॉल्स हो गए तो फॉल्स ही है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा और ऑपरेटर इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नॉट ऑपरेटर दिया हुआ है। आइए नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ परसेंटाइल डी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए हमारा बी से बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये तो भैया ट्रू है, ट्रू बोलोगे ना, क्योंकि ए बी से बड़ा है। ए की वैल्यू 900, बी की वैल्यू 89, तो ए बी से बड़ा हो गया, आप ट्रू बोलोगे। लेकिन अगर मैं इसी को एक ब्रैकेट में डाल दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ नॉट, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू है, लेकिन फिर भी क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। ये क्या कह रहा है, ए बी से बड़ा नहीं है, लेकिन ए बी से तो बड़ा है ना,
तो ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए 0 आ रहा है मतलब फॉल्स है। अगर मैं नॉट हटा दूँ तो हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए 1 आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करके रिपीट करके ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से हमारा एंड था, और था और नॉट था। तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग का जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि बिट वाइज ऑपरेटर आखिर क्या होता है, क्यों यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जब आप बहुत डीपली पढ़ोगे ना सी लैंग्वेज को, तो बिट वाइज ऑपरेटर का यूज होता है। बट बेसिक जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। देखो यार, बिट वाइज ऑपरेटर 2 वर्ड से मिलकर बना है, बिट एंड। ठीक है, ये बिट है और ये वाइज है। ठीक है, बिट वाइज मतलब ये होता है, बिट का मतलब ये होता है, बिट हमारी एक मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट अगर मेमोरी मेजरमेंट हमारी यूनिट है जो कि है बिट है। ठीक, 8 बिट अगर हम मिलाते हैं, मतलब 8 बिट अगर हम लोग मिलाएं तो हमारा यहाँ पे 1 बाइट बनता है। कितना बाइट बनता है, 1 बाइट। ठीक, वैसे ही हम 1024 बाइट मिलाएं, क्या मिलाएं, बाइट, तो हमारा यहाँ पे 1 KB बनेगा, किलो बाइट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, वैसे 1024 अगर हम लोग KB मिलाएं तो हमारे यहाँ पे 1 MB बनेगा, MB। ठीक, ऐसे करके तो हमारा बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है जिसमें मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, जब हमको मेमोरी के हिसाब से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना रहता है तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क एट दी बाइनरी लेवल। बाइनरी लेवल मतलब कि जो हमारी मशीन समझती है उस लेवल पे क्या करता है, ये काम करता है। मैनिपुलेटिंग बिट्स डायरेक्टली, जो हमारे बिट्स होते हैं। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, भाई बिट्स होता क्या है, तो मैंने बताया ना, बिट्स हमारा मेजरिंग यूनिट है। समझ लो कि मेमोरी पे काम करता है। मेमोरी में मतलब रैम रोम, वो डायरेक्टली उसी पे काम करता है कि किस मेमोरी को क्या जगह देना है, क्या क्या सारी चीज़ें करनी है, किसको कितना जगह देना, वो सारी चीज़ें हमारी किससे डिसाइड होती है, इसी से डिसाइड होती है। ठीक, दे आर कॉमनली यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग सच एस वर्किंग विद द हार्डवेयर, फाइल कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। ये बहुत ही लो लेवल प्रोग्रामिंग के साथ यूज होते हैं, जहाँ पे हमको बाइनरी लेवल से कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग का हार्डवेयर हो गया, फाइल कंप्रेशन हो गया और इंक्रिप्शन हो गया। अच्छा, फाइल कंप्रेशन मतलब जैसे मान लो आप कई सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे जहाँ पे कोई लार्ज फाइल रहती है, उसको जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 MB की फाइल है। ठीक, और वो फाइल हमको 2 MB की चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फाइल को कंप्रेस करते हैं ना, इसके साइज को कंप्रेस करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इमेज की क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वो रिड्यूस कैसे होती है, क्योंकि उस पर बिट पे काम होता है। किस पे काम होता है, बिट पे काम होता है। उसकी कम साइजेस, जो बिट जो इमेज के पिक्सल्स होते हैं, वो जो ज़्यादा बिट लिए रहते हैं उनको कम बिट दिया जाता है, और कम बिट की वजह से उनकी साइजेस कम हो जाती हैं। इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है, इनक्रिप्शन मतलब होता है कि हमारा जो जैसे पासवर्ड है ना, पासवर्ड हम रखते हैं तो वो पासवर्ड चेंज होकर इनक्रिप्ट हो जाते हैं, मतलब एक बड़े नंबर्स में बन जाते हैं। जैसे कि मान लो 2 है तो 2 को हमारा बचेगा 1 0 0 0 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स बन जाएंगे जो कि रियल पासवर्ड नहीं होते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इतना समझ में आए हमको, जितना लगता है ये इमेज वाला जो एग्जांपल ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से कोई काम करना तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इतना समझ में आया बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे कई सारे बिटवाइज ऑपरेटर दिए तो हम लोग समझते हैं एक एक करके, बट अभी बिटवाइज ऑपरेटर क्यों यूज होता है, क्या कर सकता है, इतना समझ में आया। ओके, कुछ बिटवाइज ऑपरेटर दिए जिसमें से हम लोग बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, इन सबको समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर जब भी हम पढ़ते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर का जब भी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम जो नंबर वगैरह या लेटर्स वगैरह लिखते हैं वो सबसे पहले हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ये ऑपरेटर अप्लाई होता है। बाइनरी लेवल का ये प्रोग्रामिंग करता है तो बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट होता है। जैसे कि 2 है, ठीक है, तो 2 अपना बाइनरी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिया, जैसे कि ए की वैल्यू हमारी अगर 5 है तो 5 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वैल्यू हमारी ये होगी 0 1 0 1। ठीक, वैसे ही 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो 0 0 1 1। ठीक है, ये हमारी बाइनरी में इसकी कन्वर्जन होगी। आई होप कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होता है और बाइनरी एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और जॉर ऑपरेटर परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाइनरी एंड परफॉर्म्स अ बाइनरी एंड ऑन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग बिट्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 नंबर दिया हुआ है 5 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 0 1 0 1। ठीक,
और 3 का अगर हम कन्वर्ट करें तो 0 0 1 1। ठीक, इस तरीके से हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करता है, हर बिट को ये क्या करता है, कंपेयर करता है। इसको इससे कंपेयर करेगा, इसको इसके कंपेयर करेगा, इसको इससे कंपेयर करेगा, इसको इससे कंपेयर करेगा। अच्छा, कंपेरिजन कैसे करता है, अगर देखिए एंड में क्या होता है, अगर हमारी दोनों वैल्यू 1 है, अगर देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 हो तो आंसर 0 आएगा। अगर 1 है, सॉरी 1 0 है, सॉरी यहाँ पे 1 0 है तो भी हमारा 0 आएगा। अगर 0 1 आ रहा है तो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 1 दोनों साइड आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या आता है। 1 1 को कंपेयर करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 में 0, 1 0 में 0, 0 0 में 0। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बाइनरी नंबर होगा। और इसको जब हम अपने रियल नंबर में या नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी होती है 1। ठीक, तो ये हमारा होता है बाइनरी एंड ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, कंपेयर करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक 3 एक नंबर है जिसका हमारा 0 1 1 बाइनरी होगा, और एक 7 नंबर है जिसका हमारा 1 1 1 बाइनरी होगा। ठीक, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा। हमारा आंसर कितना है, ये आया। इसको जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसी से मैच कर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि अगर हम लिखें 3 एंड 7, यहाँ पे देखिए बाइनरी बिटवाइज एंड का जो हमारा सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जब हम 3 एंड 7 प्रोग्राम में लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 रिजल्ट में प्रिंट करके देगा, क्योंकि इस तरीके से कंपेयर करेगा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, नंबर को हमारा कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, दूसरे नंबर को भी कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। दूसरा स्टेप क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। कंपेयर किस बेसिस पे, मैंने बताया था 0 और 0 हो, सॉरी 1 और 1 दोनों साइड होगा तभी हमारा आंसर 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा। 1 1 1 आया, 1 1 1 आया, 1 0 हमारा क्या आएगा, सॉरी 0 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसको हम प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल ओपन कर लिया, उसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटवाइज एंड डॉट सी। ठीक, और यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं इंट मेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ इंट 3,7, 2 नंबर। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट res। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिया, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे हमारा रहेगा a = 3 और b एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका हम नंबर ले लेते हैं 7। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आया, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट इक्वल टू हम लिखते हैं a एंड b। ठीक, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इसको हम प्रिंट करते हैं printf %d, res को प्रिंट करते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आंसर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे हमारा printf में गलती है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है हमारा print printf। ठीक है, उसके यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर कितना है, 3 आया। और हम लोगों ने यहाँ पे जो सॉल्व किया था तो आंसर कितना आया था, 3 आया था। ठीक है, तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमारे इस तरीके से परफॉर्म होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर को समझते हैं। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, ये भी सेम वही काम करता है, बट इसका जो रूल्स होता है वो अलग हो जाता है। रूल क्या अलग होता है, अगर हमारा 0 1 रहेगा तभी हमारा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। अगर 1 0 रहेगा तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 1 रहेगा तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर दोनों साइड जब 0 रहेगा तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम बिटवाइज और ऑपरेटर देख लेते हैं। बिटवाइज और ऑपरेटर में हमारे पास 2 ही नंबर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 5 एंड 3 है। तो 5 एंड 3 को देखिए, 5 का हमारा क्या होगा, 0 1 0 1। ठीक है, और 3 का 0 0 1 1। ठीक है, ये 5 का हो गया और ये हमारा 3 का हो गया, बाइनरी कन्वर्जन। और ऑपरेटर में क्या करता है, 1 1 रहेगा तभी भी 1 आएगा, 0 1 रहेगा तभी भी 1 आएगा, 1 0 रहेगा तभी भी 1 आएगा, और 0 0 अगर रहेगा तब हमारा आंसर 0 आएगा। और ये जो हमारा बाइनरी कन्वर्जन है इसका आंसर हमारा आएगा 7। 7 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैंने पे 2 नंबर लिया है, 5 और 3, इसी में मैंने चेंजेस कर दिया और यहाँ पे और ऑपरेटर लगाने के लिए हमको ये सिंबल लगाना पड़ेगा और res को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल स्क्रीन बंद कर देता हूँ और इसको ओपन करते हैं फिर से, और देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसलिए हमारा इस तरीके से हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कहता है कि हमारा जो नंबर है उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो बेसिकली एक नंबर का निकलता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 5 है,
5 का हमारा जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो होगा 0 1 0 1। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कहता है, इसका सिंबल ये होता है। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कहता है कि अगर 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो उसको क्या कर दो, 1 कर दो। यहाँ पे 1 है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो 0 है उसका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 का जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगेगा उसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1 0 1 0। ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं कि बाइनरी में क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगाने के लिए सिंपली हम सेम यही रिजल्ट रखते हैं, और हम क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे लगा के ए को प्रिंट करते हैं। ये हमारा 5 है, देखते हैं इसका नॉट आंसर क्या आता है। तो हमारा नॉट आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 1 0 1 0 जो इसका आंसर आएगा, 1 0 1 0। इसका जो रियल नंबर में कन्वर्जन होगा वो -6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसमें हम लोग डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जॉर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसको जब आप पूरे डिटेल में समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमको ऑपरेटर कंप्लीट करना है। मैं अगर इसमें डिटेल में चला गया तो बाकी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं बिटवाइज ऑपरेटर पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा 1-1.5 घंटे का, जहाँ पे कंप्लीटली मैं बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से समझा दूंगा, मेमोरी मैनेजमेंट को पूरा चीज़ें ध्यान रखते हुए। बट अभी के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। बट ये सिंपल सी चीज़ें, आप ये सिंपल सी चीज़ें याद कर सकते हो जो कि एग्जाम में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग अपना 5th ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट से भी आप मतलब समझ गए होंगे, ऐसी चीज़ें जिसमें चीज़ें असाइन होती हैं, मतलब वैल्यू पास होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन दी वैल्यूज टू दी वेरिएबल्स। इसका मतलब ये होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है कि किसी वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू को भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं, जिसे असाइन करना बोलते हैं। इन एडिशन टू दिस सिंपल असाइनमेंट इक्वल टू सी प्रोवाइड्स शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स फॉर कॉमन अर्थमेटिक असाइनमेंट्स। इसका मतलब ये है कि इक्वल टू के अलावा हमारे पास और भी कई सारे शॉर्ट हैंड मेथड हैं जिसे हम शॉर्ट हैंड तरीका बोलते हैं, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे ये रहे, जिसमें हमारा इक्वल टू, जो कि हम बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ और कैसे इस ऑपरेटर का काम होता है। अब बहुत ही सिंपल सा हमारा ऑपरेटर है कि हमारा यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 25, मतलब 25 वैल्यू किसके अंदर चली जाए, a के अंदर चली जाए। जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यू रहती है, मतलब ये जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यू है, ये किस साइड शिफ्ट होती है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है। ठीक, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास एक वैल्यू है a जिसकी वैल्यू हम लोग 29 दे रहे हैं, एक वैल्यू हमारे पास b वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोग 20 दे रहे हैं, और मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू किसके अंदर चली जाए, b की वैल्यू a के अंदर चली जाए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में इक्वल टू का सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू है वो किसके अंदर चली जाएगी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अंदर। ठीक है, कॉपी हो जाएगी। उसी को हम लोग इक्वल टू या सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इक्वल टू हमारा क्या है, एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 25। ठीक है, 25 हमारा a का वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि a में क्या हो जाए, a प्लस 2 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 में 2 और ऐड हो जाए, और इसमें किस में चला है, a के अंदर चला है। तो अब a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 25 पहले थी और उसमें 2 मैंने और ऐड कर दिया, और फिर से मैंने क्या कर दिया, a के अंदर ही भेज दिया। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, उसी वेरिएबल में ऐड करके भेजना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको शॉर्ट हैंड करने का तरीका ये होता है कि हम लिख दें a प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि a में 2 को ऐड करें और फिर से a के अंदर भेज दे। ठीक है, वैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 20। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू x प्लस 50, मतलब कि x में x प्लस 50 को ऐड करके फिर से x में भेज दो। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 20, और कितना ऐड करना है इसमें, इसमें ऐड करना है 50, और इसको किसके अंदर भेज देना फिर से, x के अंदर ही, मतलब 20 और 50 कितना हो गया 70। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन यूज किया 70 लाने के लिए। इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट हैंड तरीका हो सकता है x प्लस इक्वल टू कितना ऐड करना है, 50 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50 ऐड कर देते हैं। ये 50 इस तरीके से हम लिख देंगे। तो हमारा x में जिसकी वैल्यू कितनी है
जिसकी वैल्यू 20 है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 50 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 20 में कितना ऐड हो जाएगा, 50, और उसको फिर से किस में पास कर देगा, एक्स के अंदर पास कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वैसे ही हमारा सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मैंने मॉडुलस बताया था क्या होता है, मॉडुलस रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 29 है। हम चाहते हैं कि एक्स को डिवाइड करे किससे, 2 से, और फिर से किसके अंदर भेज दें, एक्स के अंदर ही भेज दें। नॉर्मल सा एक्स को 2 से डिवाइड करें और एक्स के अंदर भेज दें। तो एक्स को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 29 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 14.5। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.5, सॉरी यहाँ पे मैं लिख नहीं सही पा रहा हूँ, 14.5 हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसी को एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है लिखने का कि एक्स डिवाइड इक्वल टू किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो इसका हमारा यही आंसर आएगा जो हम लोगों ने इस मेथड से किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड तरीका, और ये हमारा जो होता है ये हमारा ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। आइए हम एक एक असाइनमेंट ऑपरेटर को अपने कोड ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हैं और देखते हैं इन सबका यूज़ क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सेम वही पुरानी वाली फाइल है लॉजिकल ऑपरेटर की, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 90। ठीक है, मैं चाहता हूँ 90 में 20 ऐड होकर फिर से ए को प्रिंट कर। अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करूँ, सिंपली मैं ए को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, ये हम सिंपल ए को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए, और मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, क्या, वैल्यू ऑफ ए। ठीक, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 90, वैल्यू ऑफ ए कितनी हो गई, 90 हो गई। अब मैं चाहता हूँ ए में मैं 20 ऐड कर दूँ, तो मैं लिखूँगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 20। ठीक, अब मैंने क्या किया, ए में 20 ऐड कर दिया, हमारा कोड लाइन बाई लाइन चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर फिर से प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू। ए की वैल्यू पहले कितनी थी, 90 थी, अब 90 में कितना ऐड हो गया, 20, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 110 आना चाहिए। फिर से मैं प्रिंट कराता हूँ, कितना आ गया, 110 हमारी ए की वैल्यू आ रही है। ये जो तरीका लिखा हुआ है इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारा एक तरीका होता है शॉर्ट हैंड तरीका जिसे बोलते हैं ए प्लस इक्वल टू 20। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो सेम हमारा वही आंसर आएगा, देख सकते हैं 110 हमारा आंसर है, पहले 90 था 110 हो गया। इसी को बोलते हैं प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे ही अगर हमको माइनस करना हो तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। माइनस का सिंबल लगाएंगे तो 90 में से 20 माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। देखिए 70 आ रहा है। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी सिंबल लगा सकते हैं, तो 90 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। देखिए 1800 आ रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं डिवाइड का यूज़ कर लूँ, तो ए को यहाँ पे डिवाइड करेगा किससे, 20 से, मतलब 90 को 20 से डिवाइड करेगा, और फिर से जो भी आंसर आएगा उसको किसके अंदर भेज देगा, ए के अंदर ही भेज देगा। तो हम यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहे हैं, हर बार देखिए यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेगा ए को उसी नंबर से, और फिर से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उसी नंबर के अंदर या उसी वेरिएबल के अंदर पास कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मान लीजिए मैं डिवाइड यूज़ करता हूँ, तो क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा किससे, 20 से, और जो भी आंसर आएगा उसको किसके अंदर भेज देगा, फिर से ए के अंदर, क्योंकि हमारी जो राइट साइड वाली वैल्यू रहती है वो किसके अंदर जाती है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं अगर, तो देखिए सेम वही काम होगा। हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा तो मैंने इंट लिया हुआ तो इसलिए 4 आएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम इसका मॉडुलस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, जितना हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा एक ही आंसर हो जाएगा। 10 आंसर आना चाहिए, देखिए 10 आंसर आ रहा है। आया समझ में। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम लोग आगे कई सारे ऐसे प्रोग्राम करने वाले हैं जहाँ पे हम ये शॉर्ट हैंड तरीका यूज़ करने वाले हैं, और इन शॉर्ट हैंड तरीके को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वैल्यू प्लस करता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वैल्यू माइनस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी हुई है 20। हम चाहते हैं ए की वैल्यू 1 से प्लस हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक, इस तरीके से, या हम शॉर्ट हैंड तरीका जो भी पढ़ें ए प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, बट उसका भी एक शॉर्ट हैंड तरीका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे 2 प्लस इक्वल टू लिखा है तो एक वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे प्लस इक्वल टू का यहाँ पे 3 बार लगा तो हमारी कितनी वैल्यू बढ़ेगी, 2 वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही हम यहाँ पे प्लस 4 बार लगा दें
तो हमारी कितनी वैल्यू बढ़ेगी, 3 बढ़ेगी या 4 बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं बस 2 बार, और ये हमारी हर बार एक वैल्यू क्या कर देती है, बढ़ा देती है। वैसे अगर हम माइनस माइनस करें, मतलब ए माइनस माइनस करें, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर है, माइनस माइनस है, जिसे हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा प्रीफिक्स होता है, एक हमारा पोस्ट फिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है। अगर हम लिखें प्लस प्लस ए, इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू दी रहेगी या जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी है, उसमें पहले प्लस कर देगा, फिर उस वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मैं लिखूं ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू सबसे पहले हमारा प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा। वैसे सेम हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जो प्लस प्लस पहले लगता है प्रीफिक्स होता है, जो बाद में लगता है वो पोस्ट फिक्स होता है। वैसे ही इसमें ये प्रीफिक्स और ये पोस्ट फिक्स। आइए एग्जाम्पल के साथ हम अपने कोड ब्लॉक के अंदर समझते हैं इन सब का यूज कैसे होता है। तो फिर से अभी हम लोग कोड ब्लॉक के अंदर आ गए। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, इंट ए लिखा, सॉरी इंट ए लिखा, तो हम लिखते हैं ए प्लस प्लस लिखा। अब प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखते हैं और यहाँ पे हम ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। आंसर कितना आना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए 91, जो कि 91 आ रहा है, ठीक है। हम लोग सिंपली इसको प्रिंट एफ के अंदर ही यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस, सॉरी। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रीफिक्स हुआ। प्रीफिक्स क्या करता है, सबसे पहले हमारी वैल्यू को बढ़ाएगा, मतलब कि 90 में एक प्लस करेगा, फिर उसको प्रिंट करने का काम करेगा। यहाँ पे मैं रन कराता हूँ तो हमारा 91 आ रहा है, जो कि सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसी को बाद में यूज़ कर लूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा, 91? बिल्कुल नहीं, आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा, वो ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमारी बाद में चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रिंट पहले हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे अगर इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 90 तो आ रही है, लेकिन ए की वैल्यू हमारी बढ़ गई है। और उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लगाता हूँ, परसेंटाइल डी लगाता हूँ और बस ए को प्रिंट कराता हूँ। पहले ए हमारा कितना था, 90 था। इसने क्या किया, ए को प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। अब अगली बार जब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 91 आएगी। देखिए 90 आ रहा है और 91 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दूँ और इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे 90 आ रहा है, फिर 91 आ रहा है। मैंने दूसरी बार वैल्यू नहीं बढ़ाई है, दूसरी बार वैल्यू हमारी कहाँ से बढ़ी, यहीं से बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स। मतलब कि सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, यानी सबसे पहले प्रिंट होगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। सेम ऐसे हम डिक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं माइनस माइनस करूँ तो हमारा यही काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 90 आया, फिर 89 आया, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे पहले यूज़ कर लूँ तो पहले क्या करेगा, पहले वैल्यू को माइनस कर देगा, मतलब 90 में से 1 माइनस करेगा और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। तो पहले माइनस कर दिया 89, फिर प्रिंट किया 89, और दूसरी बार में भी हमारी कोई चेंजेस नहीं, तो इसलिए हमारा 89 आया है। सो गाइस, ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर टॉपिक हमारा टोटली खत्म होता है। और इसके बाद हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है, जो कि मैंने कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख के रखे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सब का आपको आंसर शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारे का प्रोग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर उसमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम सीख के किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन सेट था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सेट है, ठीक है।